घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपनी मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ
उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बारिश का सुहाना मौसम चल रहा था। गांव की हरियाली और गीला गीला माहौल सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। एक शाम जब हम 3 दोस्त, मैं, अंकित और नीरज, हम लोग बारित काका के टपरी पर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे, तभी नीरज बोला, भाइयों
बहुत दिनों से कहीं घूमकर आना नहीं हुआ। अगले साल गए थे हम लोग दीघा, फिर कहीं जाना नहीं हुआ। चलो इस बार भी कहीं से घूम कर आते हैं। इस पर मैंने कहा, पर इस बार कहाँ जाएंगे, इस बारिश में? इस पर हमारे तीसरे दोस्त अंकित ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ, चलो ताजपुर। वहाँ मेरे चाचा के दोस्त का होटल भी है। होटल नहीं, कॉटेज बोलते हैं लोग उसे। वहाँ पास ही में समुद्र भी है। अंकित की बात पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी घर पर पड़े पड़े हम लोग ऊब चुके थे। अगर कहीं घूमकर आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। लिहाजा हम तीनों ताजपुर जाने की तैयारी में लग गए। उसके अगले दिन सुबह ही हम तीनों ने गांव के नजदीकी बस स्टैंड से ताजपुर जाने वाली बस पकड़ ली। अंकित बता रहा था कि ताजपुर थोड़ा दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। तो हम निश्चिंत होकर बस में अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास हमारी बस ताजपुर पहुंची। बस से उतरकर हम लोग बस स्टैंड से बाहर निकले। इधर का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ सा था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। बारिश किसी भी वक्त अपना कहर बरसा सकती थी। ताजपुर ना तो कोई गांव था और ना ही कोई बड़ा शहर। खैर, अंकित हमें वहीं पास ही में खड़े एक रिक्शा वाले के पास ले गया और रिक्शा वाले से बोला, ब्लैक कॉटेज चलोगे? इस पर उस रिक्शा वाले ने अंकित को सर से लेकर पैर तक पूरा देखा और फिर बोला, ब्लैक कॉटेज? पर क्यों, वहां क्यों जाना है आपको? इस पर अंकित बोला, क्यों जाना है का क्या मतलब होता है, बस जाना है। इस पर रिक्शा वाला बोला, पर साहब आप नहीं जानते हैं, वहां जाना सही नहीं है अभी। इस पर अंकित थोड़ा खिसियाते हुए बोला, बकवास मत करो, कितना भाड़ा चाहिए वो बताओ। रिक्शा वाला चुप हो गया और 60 रुपया बोलकर हम लोगों को रिक्शा में बैठने का इशारा किया। हम तीनों रिक्शा में सवार हो गए और रिक्शा ब्लैक कॉटेज की ओर चल पड़ी। आप लोगों की तरह ही उस वक्त मुझे भी ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर, कुछ 15 से 20 मिनट चलने के बाद रिक्शा एक मोड़ के पास रुकी और रिक्शा वाला बोला, बाबू साहब आप लोग यहीं उतर जाइए, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। रिक्शा वाले की बात सुन अंकित और उसके बीच फिर से बहस छिड़ गई, पर हमने किसी तरह अंकित को शांत कर लिया। रिक्शा वाले को पैसा देकर हम लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मैंने अंकित से पूछा, भाई ये तेरा कॉटेज और कितनी दूर है? तो इस पर अंकित बोला, बस अब आ गए। उसके इतना कहते ही हम लोग ठीक उस इमारत के पास खड़े थे। हालांकि बिल्डिंग के मेन दरवाजे के बाहर ब्लैक कॉटेज का बोर्ड लगा हुआ था, मगर उस इमारत को देखकर ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि वहां कोई रहता भी होगा। खैर, हम उस इमारत के दरवाजे की ओर आगे बढ़े। अभी हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी दरवाजा एकदम से खुला और हमें एक आदमी नजर आया। पतला सा शरीर, भीतर गती हुई आंखें, मानो किसी ने कंकाल के ऊपर चमड़े की एक परत चढ़ा दी हो। मगर तभी अंकित बोला, अरे भोला काका, आप इतने पतले कैसे हो गए? चेहरा सूख गया है पूरा। इस पर उस आदमी ने कहा, क्या बताएं बेटा, बस तबीयत खराब रहती है आजकल। मुझे और नीरज को ये समझते देर नहीं लगी कि ये अंकित के चाचा जी के दोस्त और इस कॉटेज के मालिक हैं। खैर, जिसके बाद भोला काका हमें कॉटेज के अंदर ले गए। कॉटेज में कमरे तो बहुत सारे थे, मगर उन कमरों में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मुझे ये बात थोड़ी खटक सी रही थी, जिस पर मैंने हिचकते हुए भोला काका से पूछा, काका यहाँ कमरों में कोई नजर नहीं आ रहा? इस पर काका बोले, अभी नहीं,
रात होते ही सब नजर आने लगेंगे। उनका जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी नीरज धीरे से मेरे कानों में बोला, अबे लगता है कि इसके होटल में कोई रहता ही नहीं है। खैर हम तीनों ने एक बड़ा सा कमरा चुना ताकि हम लोग उसमें एक साथ रह सकें। इस दौरान हमारी मुलाकात गंगाराम से हुई, जो कि वहीं उसी कॉटेज में खाना बनाने और बाकी कामों को संभालते थे। उन्होंने हमारा सामान उस कमरे तक पहुंचा दिया जहां हम रहने वाले थे। फिर हम लोग भी चलकर उस कमरे में गए। वो कमरा बाकी कमरों के मुकाबले काफी बड़ा था। उस कमरे में 2 खिड़कियां थी जो होटल के पीछे की तरफ खुलती थीं। मैंने खिड़की से होटल के पीछे की तरफ देखने की कोशिश भी की, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। टिप टिप बारिश भी शुरू हो चुकी थी। खैर हम चारों दोस्त हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाने के बाद आपस में गप्पे लड़ाने लगे। तब शाम के यहीं कोई 6:30 बज रहे होंगे। इतने में ही गंगाराम जी हाथ में एक बड़ी सी पकौड़ों सी भरी प्लेट लिए हमारे कमरे में हाजिर हुए। मगर तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो जब चल रहे थे तब उनके अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे पत्थर से पत्थर टकरा रहे हों। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर सच में वो आवाज ऐसी ही थी। खैर पकौड़ों से भरा प्लेट हमारे बीच रखकर गंगाराम जी वहां से चले गए। पकौड़े काफी स्वादिष्ट बने थे। अभी हम सारे दोस्त पकौड़ों का मजा ले ही रहे थे कि तभी नीरज अंकित से बोला, सही में यार बहुत मस्त जगह लेकर आया है तू। यहाँ से समुद्र कितनी दूर है? कल सुबह वहां चलेंगे। इस पर अंकित बोला, ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, कल चलेंगे। इसी तरह इधर उधर की बातों में कब 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। अभी हम लोग गप्पे लड़ा ही रहे थे कि तभी पास वाली कांच की खिड़की पर मुझे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। मैं अपनी जगह से उठकर उस खिड़की की तरफ गया तो पाया कि कॉटेज के पीछे की तरफ बाहर आग जल रही है। देखने से तो वो चीज किसी चिता की तरह मालूम पड़ रही थी। मैंने वो चीज अपने दोस्तों को भी दिखाई तो इस पर अंकित बोला, पता नहीं यार यहाँ चिता कैसे जल रही है? आसपास कोई आदमी भी नहीं है यहाँ पर। इतने में ही पीछे से आवाज आई, बाबू लोग खाना खा लीजिए। हम पीछे मुड़े तो गंगाराम एक बड़ी सी प्लेट में कुछ ढककर लाया था। इससे पहले कि हम उससे उस चिता के बारे में कुछ पूछ पाते, गंगाराम ने प्लेट के ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया। तो हमने जो देखा वो देखकर हम सबके होश उड़ गए। उस प्लेट में कुछ और नहीं बल्कि भोला काका यानी उस कॉटेज के मालिक का कटा हुआ सिर था। डर के मारे मेरे पैर जोर जोर से कांपने लगे थे। इसी बीच मैंने जब गंगाराम के चेहरे की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि गंगाराम का चेहरा किसी इंसान का था ही नहीं। उसके पूरे चेहरे पर बस हड्डियां ही नजर आ रही थी। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब यह क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। मगर तभी हम तीनों के पास वाली खिड़की से हम तीनों ने कूदकर वहां से अपनी जान बचा ली और सीधे वहीं रुके जहां हमें 2-4 लोग नजर आए। लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि उस गंगाराम ने भोला काका को किसी आपसी दुश्मनी के चलते जान से मार डाला था, मगर फिर उसके कुछ दिनों बाद वो भी रहस्यमय तरीके से मारा गया। तब से उनकी आत्माएं उसी कॉटेज में भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।